Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, हम ना प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है. आज के लेक्चर में मैं एथानॉल को टारगेट करूंगा और मैं एथानॉल की जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, दैट इज फ्रॉम फर्मेंटेशन, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. एथानॉल अल्कोहल फैमिली का इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी उसका इंतहाई इंपॉर्टेंट मेंबर है एथानॉल. दिस वन इज द सेकंड मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. द फर्स्ट वन इज मेथानॉल, मिथाइल अल्कोहल, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया. तो एथानॉल को अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 एंड OH. आप इसको सिंपल करके C2H5OH भी लिख सकते हैं. C2H5OH. एथानॉल इसके और भी नाम है. हम इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं. इथाइल अल्कोहल. अच्छा, ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये इसका कॉमन नेम है और एथानॉल इसका अयोपिक नेम है. इसे हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं. स्पिरिट ऑफ वाइन. अच्छा, मैं एक और आपको बताता चलूं. ये जो एथानॉल है ना, आमतौर पर हम अल्कोहल को एथानॉल लेते हैं. यानी जब मैं कहूं ना अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल कहां पे है, अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल का एथानॉल अल्कोहल की सेंस में लिया जाता है. वैसे तो अल्कोहल एक फैमिली ऑफ कंपाउंड है ना, लेकिन आमतौर पर एथानॉल को अल्कोहल व्हेन से ना दिस इज एन अल्कोहल, तो इट मींस हम एथानॉल की बात कर रहे हैं. अल्कोहल कहां है, हम एथानॉल की बात करते हैं. तो कॉमनली जब हम अल्कोहल की टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो एथानॉल का जिक्र ही करते हैं. यानी केमिकल शॉप पे आप जाएंगे ना, आप जब उन्हें कहने कि मुझे अल्कोहल चाहिए, तो वो फॉरेन शॉपकीपर समझेगा कि आप एथानॉल की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको मेथानॉल चाहिए होगा ना, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे अल्कोहल चाहिए, आप वहां पे उसका नाम लेंगे. अगर आपको ग्लिसरॉल चाहिए, आप ये नहीं कहेंगे मुझे अल्कोहल चाहिए, आप उस अल्कोहल का, ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है, आप उसका नाम लेंगे. तो आमतौर पर एथानॉल, अल्कोहल को एथानॉल ही कंसीडर करते हैं, ये अल्कोहल. और सबसे ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट भी है. स्टूडेंट, फर्मेंटेशन मैं आपको ना लार्ज स्केल प्रेपरेशन, लार्ज को कहते हैं इंडस्ट्रियल, ऑफ एथानॉल की बात करता हूं. लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर. तो एथानॉल को लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है. फर्मेंटेशन कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तकरीबन 75% जो एथानॉल था ना, वो फर्मेंटेशन से प्रिपेयर होता था. मौजूदा दौर में भी, नाउअडेज, आजकल भी लेस देन 10% जो एथानॉल है वो फर्मेंटेशन से ही प्रिपेयर किया जाता है. तो इसका मतलब हुआ फर्मेंटेशन एक इंतहाई अहम और वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल. पहले तो मैं आपको हर एक लफ्ज के मानी बताता हूं. आज मैं आपको बताऊंगा फर्मेंटेशन. आखिरी लफ्ज तो आ गया एशन मीन प्रोसेस. फर्मेंटेशन. ये जो फर्मेंटेशन का लफ्ज है ना, ये फर्वर से निकला है. FERVER, फर्वर का मतलब होता है टू बॉयल. एक्चुअली अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हमारे पास एथानॉल प्रिपेयर होता है ना, 7 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रिपेयर होती है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है ना वहां से, तो ऐसे दिखता है जैसे ये सॉल्यूशन उबल रहा है, बॉयल कर रहा है. और इसी से ही ना फर्मेंटेशन का लफ्ज निकला है. फर्मेंटेशन क्या है? अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occurs in the presence of certain enzyme secreted by microorganisms such as yeast. अच्छा, डेफिनेशन कोई खास नहीं है. डेफिनेशन में फर्मेंटेशन की झलक नजर नहीं आ रही. वैसे एक सिंपल सी बात कर देगी, सिंपल सी, चले हम भी उसको मान लेते हैं. क्या बोला? अब बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल, जब लफ्ज बायो कहता है ना, तो इसका मतलब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो गए. जब वो लफ्ज बायो कहता है ना, तो इसका मतलब केमिकल प्रोसेस दैट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम. तो जब बायो का लफ्ज आता है ना, केमिकल प्रोसेस हो गया ना, केमिकल रिएक्शन हुआ,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। व्हेन वी से द बायो मीन लाइफ, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सीक्रेट द एंजाइम्स and those enzymes will catalyze this reaction. So this is the biochemical process which occur in the presence of certain enzyme. ये तो कह दिया, कुछ एंजाइम्स हैं, आज मैं उनका जिक्र करूंगा। और वो एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है यीस्ट। तो यीस्ट कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है और एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जिस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज द एथेनॉल, जिसको हम कहते हैं शराब, वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, ये मुख्तलिफ नाम है किसके? एथेनॉल के। तो वो हमारे पास हासिल होती। बेटा जी कुछ बातें मैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। It is also an aerobic process. ये anaerobic भी है, एक्सोथर्मिक भी है, एनारोबिक भी है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एरोबिक होता तो ऑक्सीडेशन हो जाती, एनारोबिक। नेक्स्ट है, एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जाइमोलॉजी। व्हाट इज जाइमोलॉजी? Zymology is the study of fermentation. Fermentation की स्टडी को हम कहते हैं जाइमोलॉजी। यानी the science of fermentation is called zymology. मैं कहता हूं science of fermentation that is called zymology. बेटा जी आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी बात बताता चलूं। यीस्ट क्या है? यीस्ट, व्हाट इज यीस्ट? मैं यहां पे लिखूंगा यीस्ट क्या है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगस है। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगस। ये ना अगर सूटेबल कंडीशन हो, ये बड़ी तेजी से ग्रो करती है और कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाती है। यानी इट ग्रो रैपिडली अंडर सूटेबल कंडीशन। मैंने दूसरी बात की, ग्रो रैपिडली अंडर सूटेबल कंडीशंस। अच्छा, तो ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यानी इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। इतना छोटा माइक्रोस्कोप, और ये इसमें आ गया। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात, इससे ना हमें एंजाइम मिलते हैं। लफ्ज एंजाइम का भी देखा है, एंजाइम का मतलब क्या है? एन और जाइमस। एन का मतलब हो गया विदिन, के अंदर। एन मीन विदिन, के अंदर। और जाइमस का मतलब क्या मतलब होता है? जाइमस मीन यीस्ट। लो, एंजाइम का मतलब होता है दोज कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन यीस्ट। एंजाइम्स आपको पता है, एंजाइम दे आर द प्रोटीन इन नेचर। ये एंजाइम यीस्ट के अंदर, और कहते हैं कि यीस्ट के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे। उनमें से कुछ एंजाइम, उसका आज हम जिक्र भी करेंगे। तो एंजाइम का जो लफ्ज है ना, तो वही एंजाइम कंपाउंड प्रेजेंट इन यीस्ट, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये कुछ बातें ना मैं इसके बीच में आगे तो मैंने आपको समझा दी। बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी कंडीशन। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन? क्या क्या? 4 नेसेसरी कंडीशन। ये अक्सर ना आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन की नेसेसरी कंडीशन इसको लिखे 4। नंबर 1 हमारी बुक कहती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अब ना मुझे पहले तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, यानी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे हो
दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें प्रोडक्ट बड़ी तेजी से बन रहा है, रिएक्टेंट फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। मुझे ना एक लफ्ज पे इतराज है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, यानी 25 से 35 तक रेट ऑफ फर्मेंटेशन फास्ट होता है, ऑप्टिमम। असल में ना मैं थोड़ा सा इसके हाथ से आपको बताता हूं बेटे जी, असल में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, वो बहुत सारी बुक्स कहती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्मेंटेशन प्रोसेस फास्टेस्ट होता है। और आपको पता है अगर टेम्परेचर 27 से बढ़ेगा 35 तक तो रेट ऑफ फर्मेंटेशन स्लो होता जाएगा, और 35 के ऊपर जाकर तो बिल्कुल स्लो होता जाएगा। क्यों? जब टेम्परेचर 35 से बढ़ेगा 37, 38, 40, 45, 42, तो ये हाई टेम्परेचर होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। इसका मतलब है जब टेम्परेचर इस रेंज से आगे बढ़ेगा एंजाइम इनएक्टिव शुरू होना हो जाएगा। अगर एंजाइम नहीं होगा फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इसके बरक्स अगर टेम्परेचर 25 से कम होगा, 20, 15, 10, तो लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो रेट ऑफ फर्मेंटेशन भी फास्ट होगा। वो मैंने आपको बुक के मुताबिक ये बता दिया और मैंने अपने मुताबिक आपको ये बता दिया। ये दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये पहली बात। दूसरा, प्रॉपर एरेशन। प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर एरेशन का मतलब क्या है? ना तो एब्सेंस ऑफ एयर हो ना प्रेजेंस ऑफ एयर हो, यानी ये नहीं कि हवा बहुत ज्यादा हो। अगर हवा बहुत ज्यादा होगी, इफ यू हैव द अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर जो एथानॉल बनेगा ना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड बना देगा। इसका मतलब है आपको एयर की मौजूदगी, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एब्सेंस ऑफ एयर भी नहीं कह सकता, मैं इसको एब्सोल्यूट एनारोबिक भी नहीं कह सकता। एब्सेंस ऑफ एयर क्यों नहीं हो सकती? बेटा जी, ये जो यीस्ट है जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, वो एंजाइम जो फर्मेंटेशन को फैसिलिटेट करेंगे। अब अगर एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, यीस्ट आर माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो यीस्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है इतनी आपको ऑक्सीजन जरूर चाहिए जिसमें यीस्ट सरवाइव करे और एंजाइम प्रोड्यूस करे और एंजाइम से फर्मेंटेशन फैसिलिटेट हो। तो प्रॉपर एरेशन का ये मतलब। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपने वो सॉल्यूशन जो जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, दैट मस्ट बी डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन दैट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? बेटा जी, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। एक बुक है, बहुत ऑथेंटिक बुक है बायोकेमिस्ट्री की, उसमें जो ये फर्मेंटेशन वाला ना, ये बहुत सारे पेजेस पर मुश्किल ये फर्मेंटेशन का टॉपिक है। अच्छा, फर्मेंटेशन का टॉपिक जितने भी पेजेस पर है ना, उन तमाम पेजेस पर एक बात खूबसूरत लिखी हुई। भला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मैं उस बात को यहां कोट करता हूं। लिखा हुआ है जी, नो यीस्ट, नो एंजाइम, नो फर्मेंटेशन। लो जी, उसमें ये हर एक पेज के ऊपर ये लिखा हुआ जो मैंने आपके सामने, यीस्ट नहीं एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं फर्मेंटेशन नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट। अब क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है एंजाइम एक्टिव तब होता है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। ये मैं आपको अभी नहीं ये बात समझाऊंगा। नेक्स्ट आ गया एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? वो केमिकल जो खुराक को महफूज बनाते हैं। ये खुराक को महफूज बनाते और वो खुराक लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते, खाना, फूड स्टफ, कोई भी चीज आप।
प्रिजर्वेटिव क्या काम करते हैं? प्रिजर्वेटिव वो केमिकल्स हैं जिनको आपने फूड स्टफ में डाला, इन्होंने उसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, खुराक खराब नहीं होगी, स्पॉइल नहीं होगी, और यूं वो लंबे अरसे तक, यूं उन केमिकल्स को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। अच्छा, लेकिन आप ना प्रिजर्वेटिव फर्मेंटेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप इन प्रिजर्वेटिव्स को, इन केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते, और हमारे पास में क्या है? यीस्ट। तो इसका मतलब है ये प्रिजर्वेटिव्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो यीस्ट को किल कर देंगे। नो यीस्ट, नो एंजाइम, नो एंजाइम, नो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस सीज कर जाएगा। तो आपने इंश्योर करना है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रिजर्वेटिव आपने उसमें इस्तेमाल नहीं करना। These are the necessary condition for the fermentation process to carry out. आगे बढ़ो। रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन कैसे होती है? पाकिस्तान में फर्मेंटेशन के लिए जो रॉ मटेरियल आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, दैट इज मोलेसिस, स्टार्च ग्रेन, फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस, अच्छा, फ्रूट जूसेस से मुराद क्या है? एप्पल जूस। फ्रूट जूसेस से मुराद क्या है? ग्रेप जूस। यहां पे ना हनी भी शामिल कर दे, हनी भी। हनी से पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन दुनिया में हनी से भी। ये ना आगे जो वाइन है, जो बियर है, ये शराब मुख्तलिफ किस्म की, जो बेस्ट कंसीडर की जाती है ना, वो ग्रेप जूस से बनने वाली जो है ना शराब, यानी ग्रेप जूस, ये जो होते हैं ना अंगूर, इनका रस लेकर उसकी फर्मेंटेशन से जो शराब बनती है उसे बेहतर कंसीडर किया जाता है। बहरहाल इनसे जो शराब बनती है ना, वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल में या डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। इनसे बनने वाली जो शराब है वो बतौर फ्यूल भी इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ ऐसी शराब है जिसको लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मना है, क्योंकि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। आप एथेनॉल की थोड़ी बहुत मिकदार तो लें, ये तो मदहोशी करती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप एथेनॉल यूज करेंगे तो फिर ये मौत का बायस बन सकती है। एथेनॉल एक एडिक्शन भी है, एडिक्शन भी है। लिहाजा इस्लाम में एथेनॉल का इस्तेमाल सख्ती से मना है, आपको पता है। स्टूडेंट, ये कुछ बातें मैंने आपको इब्तदाई बातें बताई। अब हम बढ़ते हैं, हम मोलेसिस से और स्टार्च से कैसे फर्मेंटेशन करके एथेनॉल को बनाते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि अगर हम मोलेसिस और स्टार्च इसको बतौर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो कैसे फर्मेंटेशन से एथेनॉल हमारे पास आता है। एथेनॉल, जिसे हम अल्कोहल का अमली कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस को उर्दू में कहते हैं राब, रे अलिफ बे, राब। ये ना, अगर आप शुगर इंडस्ट्री में जाए ना, कहीं पे ये चीनी बनाने वाली फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वहां पे जाए तो वहां पे मोलेसिस आपको मिलेगा। ये रेजिड्यू होता है। जब वो शुगर के क्रिस्टल्स अलग कर रहे होते हैं ना, शुगर कैन जूस से, कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस से क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल शुगर अलग हो रही है, तो बाकी जो रेजिड्यू बच रहा होता है ना, वो एक थिक मैस होता है, थिक डार्क कलर का, उसे हम कहते हैं दैट इज मोलेसिस। पहले ना डेफिनेशन, रेजिड्यू obtained after the crystallization of sugar। हमने शुगर की करवानी क्रिस्टलाइजेशन, कैसे करवाएं? फ्रॉम द कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस, गन्ने का रस, शुगर कैन, गन्ना, जूस उसका रस, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं रॉ। तो शुगर कैन जूस लेकर, शुगर गन्ने का रस लेकर उसको हीट करें, उसमें केमिकल डालें ताकि उसमें इंप्योरिटीज अलग हो जाए, वाटर वेपर्स थोड़े से अलग हो जाए, वो कंसंट्रेट हो जाएगा। जब वो हॉट कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस उसको ठंडा करेंगे ना, उसमें से शुगर बतौर क्रिस्टल अलग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। और जो रेजिड्यू बचेगा ना, दैट रेजिड्यू इज कॉल्ड मोलेसिस। ये बात, यानी वो रेजिड्यू जो कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस, उससे क्रिस्टलाइजेशन की, शुगर अलग हुई तो रेजिड्यू जो बचा, दैट इज कॉल्ड द मोलेसिस। MOLASSES, मोलेसिस। बेटे जी, मोलेसिस के बारे में, मोलेसिस इज अ रिच एंड चीप सोर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। शुगर भी अलग हो गई,
लेकिन अब जो रेजिड्यू बचा जिसे हम मोलेसिस कहते हैं ना, ये इसमें बहुत ज्यादा मिकदार 60 to 70% ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज की है, और ये सस्ता तरीन सोर्स है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इट इज डार्क एंड थिक। अगर आपके पास नेट है ना, तो नेट पे गूगल करो कि मोलेसिस लिखना, तो आप देखिएगा एक डार्क थिक कलर का वो आपको सीरपी मटेरियल दे रहे हैं, सिरप जैसा वो मटेरियल देते हैं। दैट डार्क एंड थिक सीरपी मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द मोलेसिस, और इट कंटेन्स 60% फर्मेंटेबल शुगर। तो इसका मतलब है दिस वन इज अ रिच सोर्स ऑफ फॉर फर्मेंटेशन। बहुत अच्छा बेटा जी। अब जरा ना कुछ रिएक्शन जो आपने याद करने हैं, ये मेरे पास ना दिस वन इज मोलेसिस। आप ऐसा ही ना फार्मूला सुक्रोज का भी पढ़ते, ये मोलेसिस है। मोलेसिस क्या होता है? डार्क एंड थिक। मोलेसिस क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड। अब सावधान, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप सिर्फ मोलेसिस लेंगे वो तो कंसंट्रेटेड होता है, और एंजाइम आपने यूज करना है इनवर्टेज। फिर आप तो ज़हन में बिठाओ, दिस इनवर्टेज इज प्रेजेंट इन यीस्ट, इट इज सिक्रीटेड बाय यीस्ट। ये एंजाइम है जो यीस्ट सिक्रीट कर रही है। अब ये जो सारी फर्मेंटेशन हम पढ़ेंगे ना, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट हमें ये एंजाइम प्रोवाइड करती जाएगी। अगर मैं प्योर मोलेसिस लूंगा, इट इज हाईली कंसंट्रेटेड, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो एंजाइम एक्टिव होगा, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है मुझे मोलेसिस को पानी में मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन सके। जब मेरे पास डाइल्यूट मोलेसिस सॉल्यूशन आएगा, डाइल्यूट, उसका इनवर्टेज से रिएक्शन होगा, आपके पास दो चीजें बनेंगी। एक बना C6H12O6, एक बना C6H12O6। अब बड़ा नोट करना, मैंने कहा कि जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलेसिस इसकी फर्मेंटेशन करवाएंगे इनवर्टेज की मौजूदगी में, आपके पास मैंने कहा दो चीजें बनेंगी, दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन नोट करो, मैंने फार्मूला तो एक लिखा C6H12O6, C6H12O6, तो मैंने तो एक जैसा लिखा है, मालिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। दिस वन इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, एंड दिस वन इज फ्रुक्टोज। आपको पता है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से वाला? क्या पोजीशन है, क्या स्केलेटल है, चेन है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, मेटामर्स हैं, टाटोमर्स हैं, सिस ट्रांस है, कौन से हैं बेटा जी? इन ग्लूकोज वी ऑब्जर्व द अल्डिहाइडिक ग्रुप, इन फ्रुक्टोज वी ऑब्जर्व द कीटोनिक ग्रुप। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। लिहाजा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आपने इसमें से ग्लूकोज को लेना है, दिस इज द ग्लूकोज, नॉट द फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, ये ग्लूकोज है। अब आप इसका ना एक और एंजाइम आ गया, दैट इज जाइमेज। अच्छा, बड़ा और इट इज आल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट। इसको तो होना ही यीस्ट में चाहिए ना। जब किसी भी लफ्ज के एंड पे एज आता है, आपको पता है ना, अगर किसी भी लफ्ज के एंड पे एज आए तो वो इशारा किसकी तरफ होता है? वो एंजाइम की तरफ होता है, एंजाइम। तो इसके एज का मतलब तो हो गया एंजाइम। जाइम का मतलब क्या होता है? जाइम, अभी मैंने आपको बताया नहीं था कि ये जाइमस का मतलब क्या होता है? यीस्ट। तो एंजाइम वो एंजाइम जो यीस्ट में पाया जाता है। एज मीन एंजाइम और जाइम इज यीस्ट, यानी द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन यीस्ट। यानी इसका नाम इसके यीस्ट में मौजूदगी की बिना पर रखा गया। बहरहाल ज़हन में रखना, ग्लूकोज लिया, अब जाइमेज इसको कैटालाइज करेगा और हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा C2H5OH। व्हाट इज दिस? ओ भाई, यही तो बनाने लगे, ये एथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लेंगे 2 2 4, ये भी 2 लेंगे। ये क्या है? दिस इज द एथानॉल, यही वो एथानॉल है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं शराब, जिसको वाइन, जो फिर बाद में
ये बियर, फिर बाद में वाइन, फिर बाद में विस्की, ब्रांडी, मुख्तलिफ नाम इसके बनते जाए। इसी को तो हम बनाना चाहते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज द एथेनॉल, एंड दिस एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। अब ये जो है वो प्रोसेस जिसमें हम मोलेसिस से एथेनॉल को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च बेटा जी, स्टार्च जो है ना, द चीप स्टार्च, या ये सस्ते जो होते हैं, द चीप स्टार्ची मटेरियल, पता आपको कौन कौन से चीप सस्ते सस्ते जो स्टार्ची मटेरियल है ना, इसमें एक तो आ गया मेज, मकई, एक आ गया बार्ले जौ, एक आ गया पोटैटोस ये। अच्छा, वीट और राइस को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वीट गंदम, राइस चावल। तो मकई, जौ, आलू, चावल, गंदम, ये 5 चीजें गिनवाई। ये ना, दीज आर द मेजर स्टार्ची मटेरियल। लेकिन इनमें से ना इनको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब स्टार्च से फर्मेंटेशन मैंने 2 हेडिंग बना दी है। एक तो आपने पहले स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवानी, आपके पास माल्टोज हासिल होगा। माल्टोज ये आपके पास क्या है, ये वाला C6H10O5 टेकन N, दिस वन इज द स्टार्च। ये आपके पास स्टार्च है, ये दिस वन इज स्टार्च। बेटा जी आपने काम क्या करना है, आपने इसको भी पानी में डालना है ताकि इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बने, वो सॉल्यूशन जिसमें एंजाइम एक्टिवली कैटालाइज करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। Here the enzyme, आपको याद करने पड़ेंगे एंजाइम का नाम। Here the enzyme is diastase. Here the enzyme is diastase. हमारी बुक क्या कहती है, मैंने से हमारी बुक क्या कहती है, इट मींस मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जहां भी मैं पढ़ाते हुए कहूंगा ना हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक ये कहती है, मैं उस बात से इत्तेफाक। अब हमारी बुक यहां क्या कहती है, हमारी बुक कहती है कि डायस्टेज इज प्रेजेंट इन यीस्ट। मेरी रिसर्च कहती नहीं, इट इज प्रेजेंट इन बार्ले। ये जौ के अंदर मौजूद होता है। ये जो बार्ले, वो जो बिल्कुल जौ को ना गीला करके भिगो के ना लो टेम्परेचर पे रखे, वो जर्मिनेट करेगा। वो जो जर्मिनेटेड बार्ले है ना, उसके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। बट आवर बुक से इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट। मैं बुक की बात मान लेता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे फड्डा डालने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये क्या लिया, स्टार्च। इनमें से कोई ले लो, मेज ले लो, पोटैटो ले लो, बार्ले ले लो, जो मर्जी ले लो। इसको पानी में मिक्स किया ताकि डाइल्यूट हो सके, ताकि एंजाइम आसानी से एक्टिव कर सके। अब ये रिएक्शन होगा, यू विल हैव n moles of C12H22O11. दिस इज कॉल्ड माल्टोज। मैं आपसे अक्सर एक बात करता हूं, बड़ी बार बेटा जी कंपैरेटिव स्टडी किया करो, चीजों को कंपेयर किया करो, याद होती जाएगी। सुनो, आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद करवाता हूं एक बार। आप पढ़ते जी C12H22O11, आप कहते हैं दिस इज सुक्रोज। यस, ये सुक्रोज का फार्मूला है। चीनी जो हम खाते, चीनी शुगर, ये उसका फार्मूला है। ऊपर मैंने कहा कि दिस इज द मोलेसिस, ये मोलेसिस है। मोलेसिस तो एक साफ है, वो तो एक रेसिड्यू ना। और मैंने कहा कि मोलेसिस के अंदर क्या मौजूद है, सुक्रोज। तो एक्चुअली मोलेसिस का ज्यादातर हिस्सा सुक्रोज पर ही मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं ना ये नेचुरल गैस। अब जब मैं रिएक्शन लिखूंगा ना, तो नेचुरल गैस के इक्वेशन में मैं CH4 लिख दूंगा। अब नेचुरल गैस ओनली CH4 पर मुश्तमिल नहीं है। नेचुरल गैस में CH4 मीथेन के अलावा अदर गैसेस भी मौजूद है। लेकिन जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो मैं नेचुरल गैस को CH4, बिल्कुल इसी तरह मोलेसिस में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये भी मौजूद है, लेकिन मोलेसिस में सुक्रोज ज्यादा है। लिहाजा मोलेसिस का जब भी मैं फार्मूला लिखता हूं, वही मैं फार्मूला लिखता हूं जो किसका लिखा, सुक्रोज का। अच्छा चलें, ठीक है, ये फार्मूला सुक्रोज का, ये फार्मूला मोलेसिस के लिए, और अब सेम फार्मूला मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, माल्टोज के लिए। तो ये माल्टोज के लिए भी सेम है, माल्टोज उसके लिए भी सेम। तो इसका मतलब है ये दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। फिलहाल आपके नॉलेज तक जितना आपने पढ़ना है, जितना आपने लिखना है, जितना आपको आना चाहिए, उसके मुताबिक सुक्रोज, माल्टोज, मोलेसिस तीनों का फार्मूला है C12H22O11। अब कंपैरेटिव स्टडी ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट ये मोलेसिस लिया था,
अब यहां पे क्या आ गया, माल्टोज। आपने मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर में मिक्स किया ताकि वो डाइल्यूट हो सके। अब माल्टोज को पकड़ो, ये माल्टोज है, दिस इज माल्टोज। माल्टोज, माल्ट, कंपैरेटिव स्टडी सुनना। दिस वन इज मोलेसिस C12H22, दिस इज C12H22, वही सेम, प्लस H2O, इट्स ओके। क्यों वाटर में, ताकि डाइल्यूट करें। अब यहां पे एंजाइम क्या है, अगर माल्टोज है तो एंजाइम माल्टेज है, कंपाउंड माल्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, एंजाइम माल्टेज, माल्टेज। और बुक क्या कहती है जी, ये शायद सही कहती हो, इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट। अब यहां पे क्या बने, वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, टू मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का एक फ्रुक्टोज का। यहां भी क्या बना, यहां भी बना C6H12O6। अच्छा ये तो वही है, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल बनते हैं, बोथ मॉलिक्यूल्स आर ऑफ ग्लूकोज। फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया कि अगर आप पानी जब मिला दिया डाइल्यूट बना, अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलेसिस की फर्मेंटेशन करवाएं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलेसिस की फर्मेंटेशन करवाएं इन्वर्टेज की मौजूदगी में, एक ग्लूकोज बना एक फ्रुक्टोज बना, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। लेकिन अगर आप माल्टोज को लो, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के माल्टेज की मौजूदगी में फर्मेंटेशन करवाओ, नाउ यू हैव द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहां पे भी दो मॉलिक्यूल बने तो यहां भी दो मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पे दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, ग्लूकोज के। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी की इंतहा क्या बना, ये वाला जो दूसरा है ना, ये वाला, ये अब आपके पास ग्लूकोज बना, यहां भी ग्लूकोज बना। अब इसी ग्लूकोज को लिया, जाइमेज, यीस्ट, और आपके पास एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो वे सॉल्यूशन में से बाहर निकलती, तो ऐसा लगता है जैसे सॉल्यूशन उबल रहा है, इसीलिए तो फर्मेंटेशन इसे कहते हैं। अब मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव स्टडी की इंतहा, इंतहा क्या है, इसको यहां से कॉपी करो। वो एक टर्म इस्तेमाल होती है ना कंप्यूटर में, कॉपी पेस्ट, यहां से कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो। चलें, इसके नीचे ये C6H12O6, C6H12, नीचे मैंने क्या लिखा, ग्लूकोज, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ग्लूकोज। आगे क्या है, इधर जाइमेज, लो जी ये जाइमेज आ गया, जाइमेज, इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट, इट्स ओके। और बना क्या, वही जो इधर लिखा हुआ, मैंने कोई चेंज नहीं कर दी। बना आपके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास क्या बना, ये एथेनॉल बना, जिसको हम कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। सेम, इसका मतलब है ये वाला प्रोसेस इसमें सेम है। स्टूडेंट, ये था फ्रॉम स्टार्ट, ये था फ्रॉम मोलेसिस। अब आखिरी बात क्या आ गई, जिससे मैंने आगे बढ़ना है, वो कि आपके पास ये एथेनॉल बना। एथेनॉल को सिंपली मैं क्या कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, एथेनॉल को मैं कहता हूं अल्कोहल। एथेनॉल बना, एथेनॉल को मैं क्या कहता हूं, अल्कोहल। अब आपके पास ये अल्कोहल बना। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस अल्कोहल से अगली बात करते हैं, क्या है, जरा उसकी तरफ आए। जी स्टूडेंट, हमारे पास यहां पे ना मोलेसिस से, स्टार्च से, दोनों से, मोलेसिस से भी और स्टार्च से भी एथेनॉल आया, मैंने एथेनॉल को कहा अल्कोहल। अब बड़ा एक खूबसूरत बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल से मेरी मुराद है एथेनॉल, मैं अल्कोहल से मेरी मुराद एथेनॉल, ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन। यस, ये फर्मेंटेशन हुई, अल्कोहल बना, फर्मेंटेशन हुई, अल्कोहल बना, एथेनॉल बना। Alcohol obtained by fermentation is only 12% and never exceed 14%. ये जो आपके पास अल्कोहल आया, ये 12% या मैक्सिमम 14%, 15% वाला नहीं मिलेगा। क्यों बेटा जी, जब ये 12%, चले 14% ले, 14% का क्या मतलब है, 14% का मतलब है कि इसमें 14% एथेनॉल है, 86% इसमें पानी है। 14% एथेनॉल, 86% वाटर, इसका मतलब होता है 14%। अच्छा, 15, 16, 20, 30 इतनी परसेंटेज में अल्कोहल एथेनॉल क्यों हासिल नहीं होता? मैंने आपको एक कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में एक बात क्या बताई थी
कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। अगर जो एथानॉल है वो 14% से ऊपर चला जाएगा, यानी बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर आप 14% से ज्यादा पे चले जाएंगे, एंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और मैंने आपको क्या याद करवाया? नो एंजाइम नो फर्मेंटेशन, नो एंजाइम नो फर्मेंटेशन। इसका मतलब है, अब आखिरी बात क्या बनी, इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए, चाहे मोलेसिस से करवाओ चाहे स्टार्च से करवाओ, जो आपके पास अल्कोहल बनेगा दैट वाज मैक्सिमम 14%, that alcohol was maximum 14%. What do you mean by 14%? It contains 14% C2H5OH and it contains 86% water. ये मेरी पहली बात हो गई। अब जरा सुनना, मैं बात ये करता हूं कि मेरे पास फर्मेंटेशन के जरिए जो अल्कोहल आया, ये वाला, ये अल्कोहल है, अल्कोहल मीन एथानॉल, इट इज 14% C2H5OH एंड इट इज 86% वाटर। अच्छा जी, ये कौन सा है? ये अल्कोहल obtained by fermentation। इससे ज्यादा क्यों नहीं आ सकता? फर्मेंटेशन से इससे ज्यादा परसेंटेज वाला अल्कोहल एथानॉल क्यों नहीं हासिल हो सकता? क्योंकि अगर इससे ज्यादा परसेंटेज होगी तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ये पहले मेरी बात यहां पे खत्म हो। अब दूसरी बात, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट वो क्या करना है? आपके पास ये बना ना अल्कोहल जो फर्मेंटेशन से हासिल हुआ, आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएं, जिसे मैं कहता हूं FD, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएं, FD फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसकी मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएं। अच्छा जी, अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं क्या कहता हूं। आपने ना ये वो अल्कोहल लिया, यानी एथानॉल, अल्कोहल एथानॉल जो आपने फर्मेंटेशन से लिया, अब आपने इसको हीट करना है। बड़ी बड़ी तवज्जो से मेरी बातों को सुनना है, बड़ी बारीक बातें हैं। आप इसको हीट करेंगे, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आप करवा रहे हैं, आप इसको करेंगे हीट। जब आप हीट करेंगे, साफ ज़ाहिर है इसके बनेंगे वेपर्स, ये वेपर्स बनेंगे। इन वेपर्स में दो चीजें हैं, इनमें एथानॉल भी है, वाटर भी है। एथानॉल ज्यादा, वाटर कम। क्यों? क्योंकि एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर की निस्बत कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वोलेटाइल है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लेस वोलेटाइल। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। आप इन वेपर्स को कंडेंस करो, कंडेंस करके दोबारा यहां पे लाओ। जब आप दोबारा लाएंगे ना, अब इसकी कंपोजिशन मालूम करो। कंपोजिशन तो इसमें 50% C2H5OH है और इसमें 50% वाटर। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्मेंटेशन से हासिल होने वाला एथानॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद एथानॉल 14% से 50% और वाटर 80% से कम होके 50% आएगा। अब आप इसको मजीद हीट करें, मजीद हीट करें। जब आप इसको मजीद हीट करेंगे, अब हीट तो वैसे एक दफा ही होता है, ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। अब इसके दोबारा वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स बने, ये वेपर्स। अब इन वेपर्स को कंडेंस करो। जब आप कंडेंस करेंगे ना, तो आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म। अब आप इसमें देखिएगा, इट कंटेन्स 95% C2H5OH, 95%, एंड इट कंटेन्स जस्ट 5% वाटर। ये आपके पास बनेगा। ये क्या हो रहे? ये आप ना वो अल्कोहल, वो एथानॉल जो फर्मेंटेशन से हुआ, उसके आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते जा रहे हैं ना, उसमें से जो आपके पास दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक होता है डिस्टिलेट, एक होता है रेजिड्यू। क्या बोला? डिस्टिलेट रेजिड्यू, डिस्टिलेट रेजिड्यू। ये टर्म अपने पास संभाल लो। एक लफ्ज क्या है? डिस्टिलेट, एक लफ्ज क्या है? रेजिड्यू। ये दो लफ्ज, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती है। जब आपने इसको हीट किया, ये जो आपके पास बना, इसको ठंडा किया,
तो ये डिस्टिलेट है, और जो बाकी बचता जाएगा दैट इज कॉल्ड द रेसिड्यू। इसको मजीद हीट किया, ये आपके पास वेपर्स बने, ठंडा किया, नाउ दिस इज द डिस्टिलेट, और जो बाकी बचेगा दैट इज द रेसिड्यू। अब नोट करते जाओ, डिस्टिलेट की कंपोजिशन और रेसिड्यू की कंपोजिशन, और यहां भी देखो डिस्टिलेट की कंपोजिशन और जो बाकी रेसिड्यू बचेगा उसकी कंपोजिशन, और जब डिस्टिलेट और रेसिड्यू की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी तो हम कहेंगे वो जो सॉल्यूशन है वो उसमें कंपोनेंट सेपरेट होते जाएंगे, सेपरेट। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक वाटर, एक इथाइल अल्कोहल। जैसे जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती जा रही है, अब आप देखेंगे डिस्टिलेट में इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और जो बाकी रेजिड्यू बचेगा उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टॉपिक में मैं ये बातें बताता हूं। अच्छा, अब आपके पास ये सॉल्यूशन हासिल हुआ। इस सॉल्यूशन के कई नाम हैं। इसका मशहूर जमाना जो नाम है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, दो बातें। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 95% एथानोल। 95% एथानोल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये कैसे हासिल होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल हासिल हुआ उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो हमारे पास ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हासिल होता है। दो बातें मैं कर गया। मैंने क्या कहा कि रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, दिस वन इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन, डिस्टिलेशन, बार बार आप उसकी डिस्टिलेशन करते हैं टू ऑब्टेन 95% अल्कोहल। आपके पास ये 95% एथेनॉल बना, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगली बात, सोने पे सुहागा, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। भला क्या? अब ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाना, आप इसको मजीद हीट करें, इसके बनेंगे वेपर्स। ये वेपर्स बने, ये वेपर्स। इन वेपर्स को मेरे बहुत प्यारे और खूबसूरत बच्चे, आप ये हीट किया, वेपर्स बने, इन वेपर्स को ठंडा करो, कंडेंस करो, ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे इस मिक्सचर में। अब इसका आप ना कंपोजिशन देखो, कंपोजिशन इट कंटेन्स 95% C2H5OH, इट कंटेन्स 5% वाटर। अब आपका सवाल क्या है? सर जी क्या आपने गलत तो नहीं लिख दिया? मैं कहा क्यों? आप कहेंगे सर जिस सॉल्यूशन को आप हीट कर रहे हैं ना उसकी कंपोजिशन भी वही है जो आपने इधर ली। मैं दो टर्म इस्तेमाल कर रहा था, एक डिस्टिलेट, एक रेसिड्यू। यहां से यहां तक जाते हुए मैं क्या कह रहा था कि डिस्टिलेट की कंपोजिशन और रेसिड्यू की कंपोजिशन और। अब जब मैं रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको हीट करता हूं तो इससे जो डिस्टिलेट बना उसकी कंपोजिशन वही है जो रेसिड्यू की। जब डिस्टिलेट और रेसिड्यू की कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है ना तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट सेपरेट हो रहे होते हैं, लेकिन जब डिस्टिलेट और रेसिड्यू की कंपोजिशन सेम 95 95 5 5 सेम होगी तो इसका मतलब है अब कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वो सेपरेट नहीं हो रहा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिस्टिलेट और रेसिड्यू की कंपोजिशन सेम हो, केमिस्ट्री में उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाना, दिस इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हम इसको लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतना। हालांकि ना वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एथेनॉल C2H5OH इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये एजियोट्रॉपिक रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? कम है। तो इसे क्या कहते हैं? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इट कैन नॉट बी फर्दर डिस्टिलेट,
क्या कहा, इसको मजीद आप डिस्टिलेट नहीं कर सकते। मैंने अगली बात क्या की, वो यहां पे लिख लीजिएगा कि कैन नॉट बी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट। क्यों नहीं डिस्टिलेट कर सकते? क्योंकि इसमें डिस्टिलेट और रेजिड्यू दोनों की कंपोजिशन क्या आती, सेम आती। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है एब्सोल्यूट अल्कोहल को हासिल करना। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम कहते हैं एनहाइड्रस अल्कोहल, मतलब जिसमें वाटर नहीं है। ये तकरीबन हम तो इसे 100% कहते हैं ना, मैं कहता हूं ये 99.9% C2H5OH है। पानी ना होने के बराबर, बहुत मामूली सा, निकाल दो पानी। दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट। बेटा जी पहले आपने क्या लिया? ये आपने लिया फर्मेंटेशन से, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाई, ये आपके पास बना रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसके मजीद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं होती। मैं 95 नहीं, मैं 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना चाहता हूं। वो कहते हैं आप उसकी कंपोजिशन को डिस्टर्ब करें। वो कैसे करो? आप इसमें ना कोई ऐसा केमिकल डालो, कंपाउंड डालो जो इसमें से वाटर को अब्सॉर्ब कर ले। हाँ वो एक है, दैट इज क्विकलाइम, QUICK, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। वो डालो, वो इसमें से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। जब मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, इसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब कंपोजिशन डिस्टर्ब होगी, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। अब इसकी दोबारा डिस्टिलेशन करवाओ। अब पानी 100% अलग और आपके पास 100% अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो मैंने बोला, सुनो इसको, मैंने कहा ये एब्सोल्यूट अल्कोहल इज obtained बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसकी रीडिस्टिलेशन करवाओ, दोबारा डिस्टिलेशन करो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइम विच अब्सॉर्ब द मॉइस्चर। पहले क्विकलाइम डालना है, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, कंपोजिशन डिस्टर्ब होगी, रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं रहेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। अब उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करो, देन यू विल हैव द एब्सोल्यूट अल्कोहल। आखिरी बात, 1 मिनट, दैट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड अल्कोहल। अल्कोहल से मुराद एथेनॉल। अब एथेनॉल जो है ना, उसके ड्रिंकिंग पर्पस को रोकने के लिए हम उसकी डीनेचरिंग करते हैं। आप ना एथेनॉल ले ली, ये आपके पास क्या है? दिस इज एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल, दिस इज C2H5OH, एथेनॉल। अब आप इसकी क्या करना चाहते हैं? मैं इसकी डीनेचरेशन करना चाहता हूं ताकि ये पिया ना जा सके, ताकि इसको बतौर शराब इस्तेमाल ना किया जाए। ड्रिंकिंग पर्पस को रोकना चाहते हैं। अच्छा, इसको एक खतरनाक केमिकल बनाना चाहता हूं ताकि लोग इसको ना यूज करें, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो सके। मैं फिर क्या डाल, इसमें ना पहले तो मैं डालता हूं 10%, इधर से इसमें मैं डालता हूं 10% मैथानोल। इसीलिए तो मैथानोल, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं मिथाइलेटेड अल्कोहल। अल्कोहल से मुराद एथेनॉल, मिथाइलेटेड जिसमें मैथानोल मिक्स किया। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मिकदार, स्मॉल क्वांटिटी एसीटोन के भी मिला लेते हैं, एसीटोन, या पिरिडीन भी मिला लेते हैं, पिरिडीन। और बाज़ दफे इसमें कोई डाई भी मिला देते हैं, डाई कोई रंग भी, ताकि इसको प्रॉपर कलर दिया जा सके और कहा जाए कि वो जो कलर पड़ा हुआ है दैट इज डेंजरस, वो खतरनाक है, आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। दिस इज द मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये मिथाइलेटेड स्पिरिट ना, ये फिर आगे कई जगहों पे काम आता है। ये वार्निश के तौर पर और कई कामों में ये इस्तेमाल हो रहा है। वो सारी बातें आप यहां देना चाहिए। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही ये हमारा जो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक है ना, ये इख्तिताम। मेरे दुआएं हमेशा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।